की इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में मंच पर विराजे, जिनका सारगर्भित भाषण अभी अभी आपने सुना, राजस्थान के अंदर नगरीय विकास की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाने वाले हमारे शेखावाटी के प्रमुख किसान नेता भाई जाबर सिंह जी, मंच पर विराजे इस जिले का भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष राकेश जी, बहन कल्पना देवी जी, भाई संदीप जी, बहन चंद्रकांता जी, भाई मोतीलाल जी, अंशुया जी, कृष्ण कुमार जी, हेमंत जी, विवेक जी, अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इस सभागृह में उपस्थित लोकतंत्र के सम्मानीय सेनानी, जिन्होंने उस समय जब लोकशाही पर राजशाही के बादल गहराए थे, बलिदान दिया, त्याग दिया, बहादुरी दिखाई, लोकतंत्र को पुनः बहाली में प्रमुख भूमिका निभाई, ऐसे सभी आदरणीय योग्य लोकतंत्र सेनानी भाइयों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित कोटा के सम्राट नागरिकवृंद, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति सुबह माता और बहनें, निश्चित तौर पर जब कोटा की बात आती है, हाड़ौती की बात आती है, तो इतिहास ये कहता है कि चंबल में बहते हुए पानी में कुछ इस प्रकार की रवानियत है, लीग से हटकर हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हुए अपनी बात को मजबूती से कहकर लोक न्याय के लिए संघर्ष करना यहां की परंपरा रही है। इसीलिए जब लोकतंत्र सेनानियों की सूची में पढ़ रहा था, तो मैं समझता हूं ये संभाग राजस्थान में सर्वाधिक लोकतंत्र सेनानियों की संख्या वाला संभाग होगा, जहां उस समय लोगों ने संघर्ष किया। आज हम सब लोग यहां उस व्यक्तित्व को नमन करने भी आए हैं। आजाद हिंदुस्तान के अंदर, इस एकीकृत हिंदुस्तान से जब हिंदुस्तान के मुख्य जम्मू और कश्मीर को शेख अब्दुल्ला और नेहरू की जुगलबंदी ने संविधान में एक अस्थायी प्रावधान करके धारा 370-35 के माध्यम से अलग किया, इस देश के महान चिंतक, महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, ये कहकर उसमें जो शंखनाद करके अपनी कुर्बानी दी, आज उनको हम नमन करने भी आए हैं। और आज हम सब लोग जिस कालखंड का जिक्र अभी जाबर सिंह जी ने कहा, 50 वर्ष गुजर गए और 50 वर्ष पूर्व इस हिंदुस्तान के लोकतंत्रीय संसदीय इतिहास में जिस प्रकार की कार्रवाई हुई और जिन कार्रवाइयों का अंजाम आपातकाल रहा, और आपातकाल का अंजाम भुगतने वाले मेरे सामने विराजे हैं, आज वो काला अध्याय हमारे आने वाली पीढ़ी भी उससे रूबरू हो, उस काले दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में हम मनाएं, इस नाते भी हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी मैं परसों एक प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर एक राज्य देश व्यापी सर्वे पढ़ रहा था। उस सर्वे में उन्होंने एक सवाल पूछा था लोगों से कि आपातकाल लागू करना उसके कारण क्या था। देश के 65% लोगों ने कहा था कि इस कुर्सी को बचाने के लिए आपातकाल लागू किया गया। आज भी आजादी के अमृत महोत्सव में भी इस हिंदुस्तान के 65
प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश को लगाया था। और क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? उस सर्वे में 75% लोगों ने कहा हाँ, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जब ये सवाल किया गया कि हमारे कौन से मौलिक अधिकार का सर्वाधिक हनन हुआ, तो जवाब में 83% लोगों ने कहा स्वतंत्रता से अपनी बात को अभिव्यक्त करने के मैंने हमारे अधिकार को हनन हुआ। और जब एक सवाल ये किया गया, क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि दोबारा कभी देश में इस प्रकार का आपातकाल लग सकता है? 70% लोगों ने कहा ये देश इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र दोनों के सम्मान में जो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, देश में कभी आपातकाल नहीं लग सकता। भाइयों, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा ये लोकतंत्र अब शैशव अवस्था से निकलकर परिपक्व हो गया। इस देश इन 75 वर्षों में इस देश ने कई सोपान चढ़ने का काम किया है और हमारे पास गर्व करने की बात है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, वो आज दूसरों द्वारा किए गए हैं। लोकतंत्र के प्रति हमारा सम्मान, हमारी परंपराएं, हमारे लोगों की मानसिकता और सुदृढ़ हमारा लोकतंत्र आज दुनिया भारत को लोकतंत्र की जंजी कहता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो धर्म के आधार पर उस समय अलग हुए थे, अखंड भारत टूटा था। नेहरू जी और जिन्ना जी की सत्तापरस्त नीतियों ने इस मुल्क को बांटा। हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। आज पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र मृतप्राय हो गया। पिछले 50 वर्षों में पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास का जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो 50 वर्षों में एक भी ऐसी सरकार पाकिस्तान में नहीं हुई जिसने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे किए। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की हालत हमसे छुपी हुई नहीं। बांग्लादेश की निर्वाचित राष्ट्रपति आज हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश का लोकतंत्र भी आज आईसीयू में सिसकियां गिर रहा है। आज पाकिस्तान में एक और मुल्क बलूचिस्तान आज आकार लेता हुआ दुनिया को दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान फिर टुकड़ों की ओर बढ़ रहा है। हमारे लोकतंत्र का कमाल देखिए। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर लोग जुलूस निकालकर हिंदुस्तान के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। और हमारे पड़ोस में श्रीलंका में आपने इन दिनों में सुना होगा, वहां के लोग कह रहे हैं राजतंत्र अच्छा था, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार से टूट गए। ऐसे समय के अंदर हमारे लोकतंत्र की ताकत देखी। जिसे कुचलने का काम, जिस पर धक्का लगाने का काम कांग्रेस ने आपातकाल में किया, पर इन वर्षों के अंदर दुनिया यह कहती है हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हम चौथे स्थान पर हैं। और यही रफ्तार रही हमारे नेतृत्व ने गरीब कल्याण से लेकर विकास की जो बुनियाद रखी है। वर्ल्ड बैंक ने कहा 2027 में हिंदुस्तान जर्मन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आएगा। ये आज का हमारा हिंदुस्तान है। आज 140 करोड़ देशवासियों ने तीसरी बार लगातार
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को इस दुनिया की कुछ ऐसे राज्य से देश की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। रवि जिसका जिक्र जाबर सिंह जी कह रहे थे। 57 वर्ष तक लगातार शासन करने वाली कांग्रेस आज राजनीति के हाशिए में है। आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस अब दम तोड़ने को है। आज इंडिया गठबंधन में एक छोटे से गठबंधन के रूप में आज कांग्रेस है। वहीं जहां में और चौथी अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया की है, आज दुनिया में चौथी बड़ी सैन्य शक्ति हमारे हिंदुस्तान की है। आज गरीब कल्याण की जिन योजनाओं का जिक्र मैं करूं, लंबा समय लगेगा। एक बात वर्ल्ड बैंक ने कही कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण नीतियों के कारण आज हिंदुस्तान के अंदर 27 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए। अभी G20 के अंदर वासुदेव कुटुंबकम की बात को, हिंदुस्तान की बात को दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया के 20 शक्तिशाली देश आज हिंदुस्तान के पीछे आकर खड़े। अंतरिक्ष में हमने वो छलांग लगाई। बचपन में कहा करते थे चंदा मामा टूर के, मोदी जी ने कहा चंदा मामा टूर के हो गए। और कल आपने शुभांशु शुक्ल जो आज समाचार पत्रों में पढ़ा, 14 दिन के लिए अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर गए हैं। ये बदलते हुए हिंदुस्तान का स्वरूप है। और हम सब लोगों ने तो यूक्रेन के युद्ध के युद्ध विराम को भी देखा। 25,000 हमारे विद्यार्थी तिरंगे को हाथ में लेकर ऑपरेशन गंगा में सकुशल जब हिंदुस्तान आ रहे थे, उनके सहपाठी पाकिस्तान के लोग भी छात्र की तिरंगे की ओर से अपने आप को सुरक्षा के कवच में ले गए। ये सारी बात हमें कहती है इकबाल का वो शेर, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अभी अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन गोरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये हिंदुस्तान। और अभी हमने 3-4 दिन पहले उस प्रधानमंत्री जी ने जिस योग दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बात रखी थी, 193 देशों को हमने हिंदुस्तान के साथ योग करते हुए देखा। 3000 वर्ष पहले पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टा योग का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था, आज दुनिया के विकसित राष्ट्र भी उसको अपनाए हुए हैं। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि आज जिस शहादत को नमन करने हम आए हैं, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने उस समय धारा 370 और 35A के विरुद्ध में बिना परमिट कांग्रेस में प्रवेश करके अपनी शहादत दी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर 2019 में किसी ने दी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने दी। जम्मू कश्मीर के पैरों में पड़ी हुई और धारा 370 की गुलामी को तोड़ दिया और आज चहकता हुआ जम्मू कश्मीर हमारे सामने है। ये जिक्र बात है कि पहलगांव की घटना हुई और पहलगांव की घटना में भी उन आतंकवादियों को 22 मिनट में नस्तनबूद करने का बड़ा साहसिक काम हमारे फौज ने किया है। हमारे लिए गर्व की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ लोकतंत्र सेनानियों का हम सम्मान करने के लिए आए। 19 महीने का वो कालखंड, अभी मुझे संदीप जी बता रहे थे कि लोकतंत्र सेनानी सामने विराजे हैं, उम्र भी 13 साल, पर्चा बांट रहे थे, पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज करके दोनों हाथ तोड़ दिए। ऐसे लोग भी हमारे सामने बैठे हैं। आज कांग्रेस के ताबूत में अगर किसी ने हार की कील ठोकी, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो यह सामने की पंक्ति में बैठे हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर जाता है। आज हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास को जिसने कलंकित किया, हमारे मौलिक अधिकारों को जिन्होंने तोड़ा, स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के अधिकार को खत्म किया, सच बोलने के अधिकार को समाप्त किया,
हमारे समाचार पत्र जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सेंसरशिप के नाम पर उनकी उस आवाज को दबाने का काम किया, वो कालखंड आज भी दुनिया के सामने है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1,40,000 राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में गए। लंबी फिरस्त है। अटल जी, अडवाणी, भैरव सिंह जी, ललित जी, रघुवीर सिंह जी, देखे गोयल साहब, हरि कुमार ज्योतिष साहब, मैं किस का नाम लूं? 1,40,000 लोग उसमें राजनीतिक तौर पर बंदी बनाए गए। यातनाओं का वो दौर इतिहास के शिलालेख पर लिखा है। 22 कस्टोडियल डेथ, 22 लोकतंत्र सेनानियों को पुलिस की अभिरक्षा में इतना पीटा गया कि उनकी जान चली गई। 1 करोड़ से ज्यादा जबरन नसबंदियां हुई और नसबंदियों के गलत ऑपरेशन के कारण से इस हिंदुस्तान में उस समय 20,000 मौतें हुई। ये उस वक्त का दिग्दर्शन है। दिल्ली के तुर्कमान गेट की बात हो, एक दिन में 7 लाख लोगों को बुलडोजर चलाकर घर वही करने का काम उस कांग्रेस के उस समय संजय गांधी जी ने किया। और आज अभी सही कहा था मुझसे पहले संदीप जी ने, लोकसभा के चुनाव में 400 पार के नारे को जिस नैरेटिव में बदलने की कोशिश की गई, कहा गया संविधान खतरे में आ जाएगा। वक्ताओं ने किया, संविधान की किताब लेकर, संविधान के अंदर आर्टिकल कितने उन्हें मालूम नहीं, संविधान कितनी बार उन्होंने थोड़ा संशोधित किया मालूम नहीं, पर आज संविधान की पुस्तक लेकर इस देश में अलग अलग जगह पर घूमते हैं। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी जी ने इस लोकशाही और राजशाही की इबादत को लाकर संविधान को कलंकित करने का काम किया। 12 जून 1975 का जिक्र जागर सिंह जी ने किया। उस समय का फैसला जो पढ़ते हैं, जागर सिंह जी उस समय एक बात यह भी लिखी गई, सरकार के अधिकारी, सरकार के कर्मचारी श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव के अंदर मतदान अभिकर्ता के रूप में विराजित थे। क्या प्रैक्टिस थी? उस चुनाव के अंदर मोल देकर वोटों को खरीदने का काम किया था। पुलिस ने खड़े होकर मतदान केंद्र पर कब्जा करके इंदिरा गांधी को जिताने का काम किया। ये सारी बातें जब रिपोर्ट पर आ गई और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव को रद्द किया, 6 महीने के लिए उन पर बाध्यता लगाई कि चुनाव नहीं लड़ोगे, वो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट की अपील में गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया। होना तो ये चाहिए था कि त्याग पत्र दे, और 25 जून की उस रात को बिना मंत्रिमंडल की बैठक के राष्ट्रपति को रात को जगाकर जिस प्रकार इस देश के अंदर संविधान की आत्मा को तोड़ने का काम किया, आज वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, ये मेरी समझ की बात है। मैं समझता हूं कि उस बात का जिक्र मैं करके लंबी बात नहीं कहूंगा, और उस समय आपातकाल के दौरान संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया, आपको भगत सिंह जी ने इस हिंदुस्तान में पहले संविधान संशोधन की बात बताई, पर ये जो संविधान में 38वां संविधान का संशोधन इसलिए किया गया, उन्हें लगता था सर्वोच्च न्यायालय में लोग जाकर आपातकाल पर जिस प्रकार लगाया गया है उस पर अपनी बात कहेंगे। 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपातकाल में राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया, जो आदेश जारी किया, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये 25वां संविधान संशोधन का मेरा कांग्रेस ने ये यही नहीं रुके, ये 39वां संशोधन उन्होंने किया। इनको फिर मिला इंदिरा गांधी जी के चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में फिर लोग चले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, 39वां संशोधन किया तो प्रधानमंत्री जी का चुनाव, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायिक समीक्षा उस पर नहीं हो सकती, ये उन्होंने किया। और इसके अंदर
हिंदुस्तान के संविधान के संशोधन में जितनी तेजी से ये संशोधन किया गया, ये आज संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज किया को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये संशोधन 7 अगस्त को अगले दिन पारित किया गया, 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया और 9 अगस्त को पूरे देश के में संविधान संशोधन तब लागू होता है जो 50% विधानसभाओं में अभी स्वीकृति उसकी होती है। विधानसभाओं को खुलवाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया और विधानसभा के अंदर उनको पारित करवाया कर उसे कानूनी जमा पहनाने का काम किया। ये काम इन्होंने किया। मैं समझता हूं इसके बाद एक और संशोधन जिसको 40वां संशोधन कहते हैं वो भी आपातकाल में किया और ये कहा तो संपत्ति का अधिकार जो आम आदमी का है, सरकार चाहे उसकी संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है। और पुलिस काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्ट 1955 हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने का काम किया। और एक और संशोधन में आपको बताना था, एक 42वां संशोधन किया। गाबा संधि 42 के संशोधन में उन्होंने कहा लोकसभा विधानसभा में कोरम की घंटी नहीं बजेगी। एक व्यक्ति भी अगर है कानून पास करे हुए बैठा है, एक लोकसभा के सदस्य और एक विधानसभा का सदस्य कानून बना सकेगा। ये मजाक करने का काम किया। मैं समझता हूं इस पर कितनी बात की जाए उतना कम है, पर 1-2 बार नहीं 57 वर्ष के शासन में 75 बार संविधान संशोधन करने का पाप इस कांग्रेस ने किया। और एक नहीं, जिस धारा 356 में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की बात जबरदस्त जी कह रहे थे, 88 बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया। ये लोकतंत्र की दुहाई देते घूम रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब हम बात करते हैं, आज हमारे सामने हमने हिंदुस्तान की बदली हुई ताकत को ऑपरेशन संदूर में देखा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य, अब अगर आतंकवाद की घटना हुई तो देश के सम्मुख युद्ध माना जाएगा। अब टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आज पाकिस्तान की जो हालत है हमारे सामने, आज सिंधु घाटी का समझौता 1960 का रद्द हुआ है, पाकिस्तान के लिए वरदान साबित होगा। सचमुच ये जो रावी का पानी, चिनाब का पानी, ये हरीके में जाएगा सतलुज नदी के में डालकर, उसका पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इस राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेगा। संविधान का संशोधन मोदी जी ने भी किया, पर फर्क देखिए, बुनियादी फर्क, ये बहनें बैठी हैं। मोदी जी ने संविधान में संशोधन किया, अगली बार 33% बहनों आप लोकसभा और विधानसभा में हैं। मोदी जी ने संविधान में संशोधन किया कि ये जो आर्थिक आधार पर गरीब है, ईडब्ल्यूएस के लोगों को आरक्षण मिलकर के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। मोदी जी ने संविधान में संशोधन किया जो 3 तलाक का सिक्का पड़ता है, तलाक 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 3 बार कहकर हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जो अन्याय किया जा सकता था वह इस देश के अंदर नहीं चलेगा। मोदी जी ने संविधान में संशोधन किया, नागरिक जो सब कुछ लुटा के धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए उन्हें नागरिकता देने के लिए संशोधन किया। मोदी जी ने संशोधन किया ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। क्या मोदी जी ने संशोधन किया 160 साल पुरानी आईपीसी सीआरपीसी को बदलने के लिए। कांग्रेस संशोधन करती है आपातकाल लगाने के लिए, हमारी सरकार संशोधन करती है संविधान के अंदर जनता की बहबूदी के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। ये बुनियादी फर्क हमें समझना चाहिए। और मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर आज जिस क्रोधा के बलिदान दिवस को हम याद कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। 16 साल की उम्र में स्नातक हो जाए, 24 साल की उम्र में 12 लाख लंदन से करके आ जाए, और गांधी जी और पटेल जी की प्रार्थना पर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहे। और जब सिद्धांत की बात आई, हिंदू कोड बिल की बात आई, जम्मू कश्मीर की बात आई, बात प्रदर्शनी की बात चली, तो उसको ठोकर मारकर सरकार को बात कर जाए। आज जनसंघ की स्थापना है, आज उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर वो आज हमारे बीच में नहीं, पर उन्होंने पहली बार जब 1952 में जनसंघ ने चुनाव लड़े तो 3 सांसद थे। आज हमारे यहाँ
336 सांसद है, 1656 हमारे विधायक है, 21 राज्यों में हमारी सरकार है। ये है हिंदुस्तान का बदलता हुआ रूप। और मैं अंत में यही कहूंगा, कहने को बहुत कुछ है, पर चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, ये वो लोग सामने बात करते हैं आज लोकतंत्र की, जिन्होंने कहा था राम काल्पनिक सत्य। राम सेतु के मामले में कपिल सिब्बल ने एफिडेविट देकर कहा था राम का नाम काल्पनिक है, ये कहानी है। आज वो लोग हमसे आंखें मिलाकर बात करते हैं। ये सारी बातें हम आज हमारी नई पीढ़ी के पास जाएं, हमारी नई पीढ़ी को मालूम पड़े लोकतंत्र सेनानियों ने किस प्रकार का कष्ट झेला। 19 महीने जेल में रहे कई लोगों के मकान को तोड़ दिया गया, कई लोगों के व्यवसाय को तोड़ दिया गया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शाखाएं में जाना प्रतिबंध कर दिया गया। आज इस सारे काले चित्र पर जो गोपाल के साथ पर रेखाएं खींची है और जिनके कारण से आज लोकतंत्र का सूर्योदय क्षति पर है हिंदुस्तान में, उन सबको याद करने के लिए आप सब लोग आए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, विशेष तौर पर लोकतंत्र सेनानी आए, आपको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।